अब सभी का टीडीएम क्लासेस पे आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि निश्चित ही परीक्षा में छपने वाला प्रश्न होगा और आगामी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को निश्चित ही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। मतलब ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनके पद का सृजन किया गया। सबसे पहले आप लोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ बातों को आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित बात पूछे तो भारतीय संविधान के भाग 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 148 से 151 तक भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान दिया गया है। क्लियर है। दूसरी चीजें आप सभी जानते हैं कि इसके आर्टिकल को मैंने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से प्रत्येक आर्टिकल को अच्छे से समझाया है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो पद है, देखो कोई भी चीज अगर संविधान में लिखी गई है तो क्या होता है, संवैधानिक पद होता है, यानी कि संविधान द्वारा। मतलब एक किस प्रकार का पद है, संवैधानिक पद है। आप सभी को पता है संवैधानिक से तात्पर्य है कि जिस भी पद का उल्लेख भारतीय संविधान में दिया गया है या फिर भारतीय संविधान में उल्लेख देखने को मिलता है उस पद को कहा जाता है संवैधानिक, या अगर कोई आयोग है तो उसको कहा जाता है संवैधानिक आयोग। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है संसदीय अधिनियम द्वारा। देखिए संसदीय अधिनियम द्वारा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संसदीय अधिनियम के द्वारा नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख हमको संविधान में देखने को मिलता है। दूसरा दिया गया है संविधान द्वारा। दूसरा क्या दिया गया है, संविधान द्वारा। तो संविधान द्वारा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान के द्वारा जो है क्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के पद का सृजन किया गया है। तीसरा दिया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है, मंत्रिमंडल के द्वारा भी नहीं है। और चौथा दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, संविधान द्वारा। यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन संविधान के द्वारा किया गया है, न कि संसदीय अधिनियम के द्वारा। इतनी चीजें आप लोगों को पहले प्रश्न से संबंधित चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान के अंतर्गत, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था को उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। देखिए अभी मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा था कि भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कौन से पद, सीएजी से संबंधित पद। देखिए सीएजी से संबंधित पद आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 से 151 में देखने को मिलता है। और अगर आप लोगों को पद पूछे तो इसमें सीएजी के पद से संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 148 में देखने को मिलता है। संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। वहीं अगर आप लोगों से आर्टिकल कौन सा पूछे, आर्टिकल 149 पूछे तो सीएजी के कार्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, आर्टिकल 149 में। वहीं आप लोगों से आर्टिकल 150 पूछे तो जो इनका जो प्रारूप है, प्रारूप से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 150 में है। और आर्टिकल 150 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिपोर्ट जो है कौन सा, मतलब सीएजी अपना रिपोर्ट किसको पेश करता है, उनसे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 151 में लिखा हुआ है संविधान में साफ साफ। क्लियर है। तो हमको प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो पद से संबंधित प्रावधान हमको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 में देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 148 में महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है। क्लियर है। तो ये तो था दूसरे प्रश्न से संबंधित तो सारी जानकारियां जो मैं आप लोगों को बता दिया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। क्या पूछा जा रहा है, भारत के जो नियंत्रक यानी कि सीएजी होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सबसे पहले नियुक्ति की अगर बात पूछे,
नियुक्ति अगर पूछे सीएजी तो नियुक्ति जो है भारत के कौन करते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नियुक्त करते हैं, और शपथ भी कौन दिलाते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ दिलाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारत के जो सीएजी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो उनकी नियुक्ति जो है भारत के कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न और चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या पूछा जा रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आंख व कान कहा जाता है। कहा जाता है किसका, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसको आंख व कान कहा जाता है किसका। अब देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए आपको याद करोगे तो आप भूल जाओगे, तो इसको समझने के लिए आपको विस्तार से इसके बारे में समझना होगा। आप जानते हैं कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सीएजी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो रिपोर्ट होता है वो किसको प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। ये जो अपना रिपोर्ट है वो किसको प्रेस करते हैं, अपना जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किसको प्रेस करते हैं, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। ये जो अपना रिपोर्ट है, देखो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, ये भारत के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और जो प्रेसिडेंट हो किसके पास भेजते हैं, इस संसद के पास क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, मतलब प्रेषित करते हैं। अब संसद के पास होती है एक समिति, संसद के पास एक समिति होती है जिसको पीएसी कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति। अब ये लोक लेखा समिति क्या करती है, सीएजी के द्वारा बनाए गए जो क्या होता है, जो रिपोर्ट होता है उसको क्या करती है, उसकी समीक्षा करती है, और समीक्षा करते समय यदि उसमें कोई उसको परेशानी होती है तो उस समय इसकी हेल्प कौन करते हैं, सीएजी ही करते हैं। मतलब जब पीएससी क्या करते हैं, लोक लेखा समिति क्या करती है, सीएजी के द्वारा जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश किया गया रहता है, और राष्ट्रपति उसको किसके पास, संसद के पास पेश करते हैं। फिर संसद के पास होती है पीएस यानी कि लोक लेखा समिति, जिसका काम क्या होता है, मतलब जो प्रारूप होता है उसको क्या करना, समीक्षा करना, और इसको समीक्षा में यदि कोई परेशानी होती है तो उस समय उसकी हेल्प कौन करते हैं, सीएजी करते हैं। इसीलिए इसको सीएजी को किसका, पीएसी की आंख व कान कहा जाता है, या फिर मित्र या मार्गदर्शक भी कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति, यानी कि लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है, आंख व कान कहा जाता है। क्लियर है। क्यों कहा जाता है आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि जब लोक लेखा समिति के पास सीएजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट आता है और उसकी समीक्षा करती है, समीक्षा में यदि उसको क्या परेशानी होती है तो उसकी हेल्प भी कौन करते हैं, हेल्प कौन करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका मित्र या फिर मार्गदर्शक भी कहा जाता है, मित्र या फिर मार्गदर्शक, मार्गदर्शक भी कहा जाता है। क्लियर है। ये तो था इनसे जुड़ी वो सारी चीजें जो आप लोगों को मैंने विस्तार से समझा दिया। क्लियर है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने और बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, हमको पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम सीएजी कौन है, मतलब फर्स्ट सीएजी, फर्स्ट सीएजी कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट सीएजी जो है अपने भारत के कौन है, वी नरहरि राव है, जो कि 1948 से 1955 तक इसका कार्यकाल होता है। तो आपको पूछे कि भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए वी एन राव या फिर वी नरहरि राव। क्लियर है। ये तो था पांचवें प्रश्न से संबंधित वो जानकारियां। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और छठवां प्रश्न आप लोगों के सामने है। छठवां प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, महालेखा मतलब सीजीए, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन लेखा परीक्षण को करता है, और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया? देखिए, मैं जब आप लोगों को बता रहा था कि 42वां संविधान संशोधन 1976, देखिए ध्यान से इस बात को समझिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। कब होता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है। देखिए 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1966 तक क्या करता था, जो सीएजी होता था, सीएजी जो भारत के सीएजी होते हैं, वो सीएजी क्या करते थे, सीएजी क्या करते थे,
केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में क्या करते थे, काउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम करते थे। इसको मैं विस्तार से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए कब की बात बता रहा हूँ मैं, 1976 तक, 1900 मतलब 50, 1950 से 76 तक जो सीएजी है वो क्या करते थे, जो स्टेट हो गया और एक क्या हो गया, सेंटर हो गया। मतलब स्टेट में भी क्या करते थे, ऑडिटिंग का काम भी करते थे, प्लस किसका काम करते थे, काउंटिंग, दोनों का काम करते थे। क्लियर है। कब तक, 1976 तक। देखिए 1976 तक, और सेंटर में भी क्या करते थे, काउंटिंग प्लस एडिटिंग दोनों का काम करते थे। क्लियर है। लेकिन 1976 के बाद कब आया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 आया। उसके तहत जो काउंटिंग का काम, यानी कि काउंटिंग के काम को क्या कर दिया गया, मतलब जो सेंटर में सिर्फ क्या करते हैं, वर्तमान में सेंटर में जो है सीएजी क्या करते हैं, सिर्फ ऑडिटिंग का काम करते हैं, और स्टेट में जो है दोनों का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो गया, मतलब कब से किया गया बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया 1976 से किया गया है, मतलब 1976। कब, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 1976 से सीएजी के लेखों के कार्य के उत्तरदायित्व से क्या किया गया, मुक्ति देता है। क्लियर है। यह संशोधन कब किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1976। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न और 7वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन संसद की लोक लेखा समिति, सबसे पहले लोक लेखा समिति को आप सभी जानते होंगे। लोक लेखा समिति से संबंधित प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या है, संसद की समिति है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं अगर पूछे तो इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन 22 मेंबर में से लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। क्लियर है। कितने मेंबर, लोकसभा से 15 मेंबर और राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। और ये समिति क्या कार्य करती है, तो जो प्राक्कलन जो होती है, जो सीएजी के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया रहता है उसकी समीक्षा करने का काम कौन किसका होता है, लोक लेखा समिति का होता है। ये तो था लोक लेखा समिति से संबंधित तो सारी जानकारियां। क्लियर है। दूसरी चीजें, प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न घुमा दिया है, संसद की बैठकों में उपस्थित रहता है पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है। तो आप सभी जानते हैं कि संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। अगर आप लोगों से पूछे कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो जो है आर्टिकल 88 के तहत संसद की कार्यवाही में, किसकी कार्यवाही में, संसद की कार्यवाही में क्या क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। पहला बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते। मतलब जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो संसद की कार्यवाही में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, किंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है, आर्टिकल 88 में लिखा गया है। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। क्लियर है। तो ये तो था 7वें प्रश्न से संबंधित तो जानकारियां। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है उसको सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए, फिर आप लोगों को प्रश्न जो है हल करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं है हमको छाटना, यानी कि निगेटिव वाला चीज को छाटना है। देखिए मैं अभी बताया था कि 1976 के बाद जो सीएजी है वो कौन सा काम नहीं करता, मतलब काउंटिंग काम नहीं करता। कौन सा, काउंटिंग का काम नहीं करता। मतलब काउंटिंग मतलब क्या होता है,
लेखांकन, इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं लेखा जोखा या फिर हिसाब किताब करने का काम सेंटर में मतलब केंद्र में जो है ये नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? जो भारत के सीएजी होते हैं उस सेंटर में क्या नहीं करते हैं? लेखांकन का काम नहीं करते हैं, किंतु स्टेट में जो है दोनों ही काम करते हैं। क्लियर है? और ये कब से 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 से जो है इसके कार्यों में क्या है? मुक्ति दिया गया है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केंद्र सरकार के जो नियंत्रक, केंद्र सरकार के लेखांकन का कार्य जो है सीएजी जो है अभी वर्तमान में नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ये तो था आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के लेखांकन का कार्य। देखिए केंद्र सरकार के लेखा परीक्षण बिल्कुल करते हैं। लेखा परीक्षण का मतलब क्या होता है कि आपको जिस उद्देश्य के लिए पैसा आवंटित किया गया है वह पैसा जो है उसी उद्देश्यों में खर्च किया गया है या नहीं किया गया है उसका परीक्षण करना लेखा परीक्षण कहलाता है। राज्य सरकार के लेखा परीक्षण का काम करते हैं, वर्तमान में भी राज्य सरकार के लेखांकन का काम भी करते हैं। क्लियर है? अब ए भी सही है, ए भी सही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है। क्लियर है? तो आपका अभी जो प्रश्न के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सत्य कथन है। हमको पूछा क्या जा रहा है उसको समझिए। सत्य कथन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सत्य कथन को हमको क्या करना है? छांटना है और आपको आंसर देना है। पहला कथन दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार से संबंधित अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। बिल्कुल सही है। वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। बिल्कुल सही है। अपना जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। दूसरा कथन दिया गया है, इसके वेतन में उसकी नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। उसके वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन जो है, उसके वेतन में कोई भी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन जो है नहीं किया जा सकता। ये कथन भी बिल्कुल सही है। क्लियर है? दूसरा मतलब कथन भी क्या है? आपका सही है। तीसरा कथन दिया गया है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी हो वो क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है। तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या फिर कितना वर्ष? 6 वर्ष या क्या दिया गया है? 62 वर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है? 6 वर्ष या 62 वर्ष दिया गया है, जो कि क्या है? गलत है। मतलब 6 वर्ष या फिर कौन सा वर्ष? 65 वर्ष तक होता है इनका कार्यकाल। क्लियर है? यहाँ पर दिया क्या गया है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और चौथा कंटेंट क्या दिया गया है? महालेखा परीक्षक को वेतन एवं अन्य सेवा कर से संसद के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही है। उनको वेतन और किन के द्वारा दिया जाता है? संसद के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही है। क्लियर है? ये भी आपका सही है। यानी कि पहला दूसरा और चौथा क्या है? सही है। मतलब जिस भी ऑप्शन में पहला दूसरा और चौथा रहेगा वो आंसर आपका सही होगा। मतलब ऑप्शन बी में ही देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तो था 9वें प्रश्न से संबंधित तो सारी जानकारी है जिसको मैंने विस्तार से आप लोगों के सामने रखा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो साथियों ये तो था आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाले नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।